नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके सेमेस्टर 6 के डीएससी डिसिप्लिन कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है जीएसटी एंड कस्टम लॉ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा और इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई माय डियर फ्रेंड्स हमारी ये पहली क्लास रहेगी, पहली वीडियो रहेगी या पहला वीडियो लेक्चर रहेगा। आज की क्लास के अंदर आपके जीएसटी से जुड़े हुए पहले चैप्टर को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, यानी जो आपकी पहली यूनिट बनाई गई है उस पहली यूनिट के पहले चैप्टर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं एक एक चीजों को आप लोग अच्छे से समझ करके चलेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें फाउंडेशन बनाने में आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इस चैप्टर के पहले टाइटल की बात करते हैं, चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं, तो आपको समझना है आपके सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, जीएसटी। जीएसटी अपने आप में एक अलग लॉ है और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कस्टम लॉ अलग से आपको पढ़ना है। जीएसटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अंदर 4 यूनिट डाली गई हैं। तो जीएसटी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जीएसटी आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आए हैं और जीएसटी आने से पहले क्या कुछ चेंजेस हिंदुस्तान के अंदर थे, क्या कुछ बदलाव थे, कैसे जीएसटी ने सारी चीजों को इंपैक्ट किया। यानी कि जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, यानी कि जो आपके इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो क्या थे, क्यों थे, किस तरीके से काम करते थे। तो आपको फाउंडेशन लेवल पे उन बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब उसके बाद जैसे ही जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी का टाइम पीरियड शुरू हो गया। तो हम सेकंड चैप्टर में जीएसटी की बात करेंगे, पहले चैप्टर में हम जीएसटी से पहले के टाइम पीरियड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए जो आपका ये चैप्टर है जिसका टाइटल है इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इसको आपको समझना है, या काफी किताबों के अंदर इसको एक और नाम से जाना जाता है प्री जीएसटी एरा, माने जीएसटी के आने से पहले का युग, जहां पर हम लोग टैक्सेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पहली कैटेगरी आपके डायरेक्ट टैक्सेस की होती थी, दूसरी कैटेगरी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की होती थी। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो एक शब्द आपको दिखेगा, दैट इज द इंडिया। इंडिया का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब भारत, और भारत को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, इस टैक्स को समझने से पहले बुनियादी तौर पे हमें समझना पड़ेगा इंडिया एग्जैक्टली किस तरीके का कंट्री है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है। यानी इन शॉर्ट में आप लोग देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हिंदुस्तान अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या आप लोग कह सकते हैं एक रिपब्लिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री होने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो फेडरल सिस्टम फॉलो किया गया है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी क्लास 10th के एसएसटी के चैप्टर के अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन किया होगा। अभी एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं सर, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो सर इंडिया अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप लोग इस चीज को मानते हैं। तो इंडिया कैसी कंट्री है, आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और केवल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, आप लोग कह सकते हैं इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री। आप लोग क्या कहेंगे, इंडिया कैसी कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। और जिसकी वजह से यहां पे जो शक्ति यानी कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग किया गया है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। इसको आपको समझना है, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक बेसिक बातें मैंने अभी आपको बताई कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ पावर स्टेट लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कुछ पावर आपके सेंट्रल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी बातें आपको समझनी है, ठीक है। यानी कि इंडिया को चलाने के लिए स्टेट लेवल के ऊपर कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कुछ सेंट्रल लेवल के ऊपर पावर्स हैं, और दोनों मिलकर के दोनों के कंधे पर जिम्मेदारी है कि इंडिया की ग्रोथ हो। और अगर आप लोग देखेंगे ग्रोथ 2 टर्म्स में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 2 फैक्टर है, 2 ऐसे फैक्टर है जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहां पे आपको ग्रोथ करना है। पहला आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहला तो माय डियर फ्रेंड्स आपका सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाता है और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। और इन दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट की होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और काफी किताबों में इन दोनों को इकट्ठा करके एक शब्द बना दिया गया है, दैट इज इसको हम लोग कहते हैं सोशियो। आप लोग जो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है वहां से क्या ले लिया? सोशियो। और इसको आप लोग क्या कह देंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको क्या अचीव करना है? आपको अचीव करना है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहां पर न केवल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर होती है, गवर्नमेंट के ऊपर होती है, बल्कि इकोनॉमिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर होती है। और इन दोनों चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, या फिर मैं कहूंगा रेवेन्यू चाहिए। ठीक है ना, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अब किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक मेजर फैक्टर होता है पैसा। मनी की टर्म में काफी चीजें, जैसे आपको कोई अस्पताल बनाना है, कोई आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, या कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, आपको रोड बनानी है, आपको बिजली प्रोवाइड करनी है, पानी प्रोवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट के पास अब बड़ा टास्क ये है कि गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट को पैसा आता है माय डियर फ्रेंड्स अलग अलग टैक्सेस से। सिर्फ एक ही मेजर रेवेन्यू का सोर्स है, वो क्या है? वो टैक्स है। यानी कि हिंदुस्तान सरकार जो भी काम कराती है, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, चाहे वो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो, वो जो पैसा आता है ना गवर्नमेंट के पास, जो भी पैसा है वो कहां से आता है? वो टैक्स से आता है। तो यहां से इस टैक्स का एक मीनिंग शुरुआत होता है। अभी समझेंगे टैक्स होता क्या है, टैक्स का जो शब्द है वो कहां से एक तरीके से ड्राइव किया गया है, और टैक्स एग्जैक्टली इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर मैं काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को होनी चाहिए कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को किसकी जरूरत होती है? माय डियर फ्रेंड्स मनी की जरूरत होती है, यानी कि फिनांस की जरूरत होती है। यानी आप लोग कह सकते हैं इनको चाहिए रेवेन्यू। और अगर आप लोग देखेंगे रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहां से मिलता है? रेवेन्यू गवर्नमेंट को लेवी ऑफ द टैक्स से मिलता है, या मैं सिंपल शब्द में कह देता हूं गवर्नमेंट को कहां से मिलता है? रेवेन्यू टैक्स से मिलता है, जिनकी इस्तेमाल करके, जिस रेवेन्यू का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। बहुत बेसिक बातें हैं। अब समझना यह है यहां पर आपका पहले टाइम आपका टैक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं आऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जीएसटी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के अंदर है, तो आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको केवल किताबी बातें नहीं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहां पे सबसे पहले टैक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप लोग देखेंगे ये जो टैक्स शब्द है ना, अगर मैं आपको थोड़ा गहराई में लेकर के जाऊं, जो ये टैक्स शब्द है, ये टैक्स शब्द लैटिन शब्द से ड्राइव किया गया है। याद रखना है आपको, एक लैटिन वर्ड है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके टैक्स की बात कर रहा हूं। तो लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, जिसको हम लोग टैक्सो बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपका एक लैटिन वर्ड होता है जिससे इसको ड्राइव किया गया है। उस वर्ड का मीनिंग क्या है? दैट इज द टैक्सो। इसको आपको याद रखना है। और लैटिन लैंग्वेज में टैक्सो का मीनिंग क्या होता है? अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, टैक्सो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, आप लोग कह सकते हैं चार्ज। आप लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वल टू द चार्ज। तो बहुत बेसिक लेवल पे इसी का मेन जो इंपैक्ट है ना, टैक्स को जो ड्राइव करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो उसके मीनिंग के अंदर छुपा हुआ है। जो टैक्स शब्द है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। टैक्सो शब्द ओरिजिनल शब्द है जिससे ओरिजिनेट किया गया है टैक्स को। और आपको समझना क्या है, ये जो टैक्सो शब्द है इसका अपना मीनिंग क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आप कंट्रीब्यूशन, देसी लैंग्वेज में समझने के लिए क्या समझ सकते हैं? कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आया? तो बहुत बेसिक लेवल पे हमने क्या किया है, कुछ बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड किया है कि सरकार को सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है। और रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है, या 50% से ज्यादा जो सोर्स है रेवेन्यू
का, वो गवर्नमेंट के पास क्या है, टैक्स। तो टैक्स शब्द को कहां से ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टैक्सो। टैक्सो का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। क्लियर है? तो बहुत बुनियादी तौर पे माय डियर फ्रेंड्स हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हासिल कर ली है इस टैक्स को लेकर के। अब काफी बच्चों को ये डाउट होगा कि सर इस टैक्स का मीनिंग क्या होता है, अपना अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है लॉ की लैंग्वेज में। आपको क्या समझना है, लॉ की लैंग्वेज में समझना है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है एक कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रखती है हर एक इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल की डेफिनेशन आप लोग इनकम टैक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, या किसी भी बिजनेस के लिए। यहाँ पे दो ही चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, या तो इंडिविजुअल की बात करेंगे या तो हम लोग किसी भी बिजनेस की बात करेंगे। किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या कंपलसरी चार्ज लगा देती है। ठीक है? अब उसका जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि हम लोग जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं या जो गवर्नमेंट के ऑपरेशन है उनको फंड कर सके। समझ में आया? यहाँ पे ये सेम बात हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। यानी हम लोग कह सकते हैं टैक्स इज ए कंपलसरी। अब यहाँ पे ये याद रखना, टैक्स अपने आप में क्या होता है, अपने आप में कंपलसरी होता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपको पे करना ही करना पड़ेगा। इट्स कंपलसरी। तो टैक्स इज ए कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शब्दों पर गौर फरमाना है। मैंने क्या बताया है, दिस इज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसका सेम मीनिंग लेके चलते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे, इट इज एन कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या चार्ज। सिंपल सी बात है, इम्पोज्ड बाय, आप लोग कहेंगे इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, इसको कौन इंपोज करता है, गवर्नमेंट इंपोज करती है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा किसके ऊपर इंपोज किया जाता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर इंपोज किया जाता है, या फिर जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इंपोज किया जाता है। ठीक है? यानी आप लोग क्या कहेंगे, इट इज एन कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या चार्ज इंपोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और ए बिजनेस। अब ये इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, टू फंड, किसको फंड करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज। जितने भी आप पब्लिक सर्विसेज देखते हैं, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है? जितने भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं या जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, उन सबको फंड कहां से किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपसे टैक्स लिया जाता है। ठीक है? उसके बिहा पे ही उनको फंड किया जाता है, उसके बिहा पे ही सारी फैसिलिटीज आपको किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर प्रोवाइड की जाती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा सर कि एग्जैक्टली टैक्स क्या होता है। तो टैक्स अपने आप में एक कंपलसरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक बिजनेसेस के लिए, जो कंपलसरी है, उसको पे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वो डायरेक्टली कोई बेनिफिट भी एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। ये जो सारा पैसा है हालांकि किसको फंड करता है, पब्लिक सर्विसेज को फंड करता है। आप सभी जानते हैं पब्लिक सर्विसेज माने, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्ट करना है, या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं, या आप लोग कह दीजिए स्कूल हो गया। क्लियर है? या फिर आप लोग मान लीजिए रोड हो गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो क्या है, जिनको आप लोग कहते हैं पब्लिक सर्विसेज। और इनको रन करने के लिए जो पैसा है वो कहां से आता है, वो टैक्स से आता है। ठीक है? अब टैक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हालांकि जीएसटी पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें डिस्कशन करना है प्री जीएसटी एरा को। ठीक है? जीएसटी से पहले की कहानी को समझना है। अभी यहां तक आप लोग मेरे को बताइए, आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कुछ बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें, जिनको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अच्छा, ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग बीकॉम कॉर्नर, जो आपका चैनल का नाम है ना, वही सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो हमारा पब्लिक जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सेशंस, ये वाला सेशन नहीं, जितने भी सेशंस इस चैनल के ऊपर होंगे उन सब का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? उम्मीद करता हूं टैक्स का मीनिंग हमने समझ लिया, टैक्स की जरूरत क्यों है ये हमने समझ ली। अब आपको समझना पड़ेगा सर, जब आपका जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले कितने तरीके के टैक्सेस होते थे, यानी कि टैक्स की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं केवल एक ही बात आपको बताऊंगा सर, अगर आप लोग टैक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं बिफोर द जीएसटी, अगर आप लोग बात करते हैं तो टैक्सेस के हम लोग दो टाइप पढ़ते थे। बहुत बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर के अच्छे से अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग टैक्सेस की बात करते हैं तो कितने तरीके के टैक्सेस होते थे? दो तरीके के टैक्सेस होते थे। एक को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कहते थे दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। पहली कैटेगरी किसकी होती थी? डायरेक्ट टैक्स की होती थी। और माय डियर फ्रेंड्स जो दूसरी कैटेगरी है वो किसकी होती थी? इनडायरेक्ट टैक्स की होती थी। आपको दोनों को समझना है। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और यहीं से ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, यहीं से आपका जो पहला चैप्टर का टाइटल रखा गया है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, वो यहीं से आया है। क्लियर? तो टैक्स को समझने के बाद आपने समझा टैक्स की क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में कर दी गई, यानी कि जो टैक्स है दो तरीके के हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा टैक्स की जो क्लासिफिकेशन है किस बिहा पे की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि जो दो क्लासिफिकेशन आप लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों क्लासिफिकेशन किस पैरामीटर पे की गई है माय डियर फ्रेंड्स? एक होता है इंसिडेंट, इंसिडेंस का मतलब आप लोग यानी कि लागू करते हैं, और एक होता है उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव। यानी कि आपको क्या करना है, ये दो पैरामीटर हम लोग लेके चलेंगे। एक तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, एक तो हम लोग इंसिडेंस लेके चलेंगे, एंड दूसरा क्या लेके चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग इंपैक्ट लेके चलेंगे। क्लियर है? तो यानी कि ये आपका एक बेसिक पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं कि सर आपने इंसिडेंट और इंपैक्ट के बिहा पे हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब सर ये आपका इंसिडेंस क्या होता है और इंपैक्ट क्या होता है, यानी कि आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जिस बॉडी, जैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, सेम बॉडी के ऊपर इंसिडेंट है और सेम बॉडी के ऊपर इंपैक्ट। अब इसको एक देसी लैंग्वेज से मैं आपको समझाता हूं, जहां से आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझना चाहते हैं ना, तो बहुत बुनियादी तौर पे एक सिंपल एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर असल में होता क्या है। देखिएगा एक बेसिक जो डेफिनेशन है आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन होता है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग टैक्स के बर्डन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स बर्डन कैन नॉट शिफ्टेड। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का जो टैक्स बर्डन है वो क्या नहीं हो सकता है? शिफ्ट नहीं हो सकता है। उस टैक्स को क्या बोला जाता है? उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड जहां पे आप लोग जो टैक्स के बर्डन को, यानी आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे सर टैक्स के बर्डन की बात हो रही है, तो आप लोग क्या कहेंगे? टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? आपका जो टैक्स का बर्डन है वो क्या हो सकता है? शिफ्ट हो सकता है। उस केस में आपका क्या रहेगा? वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। यानी कि जैसे आप सिंपल सी बात कर लीजिए, यहां पे एक बेसिक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं इनकम टैक्स का। यानी कि जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं क्या कहूंगा? सर आप इनकम टैक्स ले लो। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिया है? इनकम टैक्स लिया है। ठीक है, अब इनकम अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो सर यहाँ पे आप लोग जीएसटी ले लो, जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी मैनी एग्जाम्पल्स हैं। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स जिस फर्म ने इनकम अर्न किया है या जिस पर्सन ने इनकम अर्न किया है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? दैट्स व्हाई आप लोग क्या कहेंगे? ये किस कैटेगरी में आएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जहां पर टैक्स के बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इनकम अर्न किया है वही आपका क्या करेगा? उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। समझ में आया? यानी कि जो आपका इसका इंसिडेंट है और इंपैक्ट है वो किस पे रहेगा? सेम एंटिटी के ऊपर रहेगा। यानी यहां पे एक और आप लोग बात लिख सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा और प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर आप लोग कह सकते हैं यहां पे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंसिडेंस की। एंड सेकंड आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंड इंपैक्ट इज ऑन द सेम एंटिटी। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह सकते हैं इज ऑन द सेम एंटिटी, यानी कि सेम एंटिटी के ऊपर इसका इंसिडेंस होता है और इसका इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ के चलना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, इंसिडेंट एंड जो आपका इसका इंपैक्ट है वो डिफरेंट एंटिटी के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे लेट अस से कि आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी होलसेलर है, कोई भी रिटेलर है, जो सामान खरीदता है वो जीएसटी के साथ सामान को बेचता है। यानी कि जो उसको जीएसटी पे करना है ना, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, जो उसको जीएसटी पे करना है वो कस्टमर से ले लेता है। यानी कि उसने अपने जो बर्डन को शिफ्ट कर दिया है कस्टमर के ऊपर। ठीक है, तो जहां पर आप लोग
लोग बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लोग बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो क्या होता है, आपका नहीं किया जा सकता वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जहां पे किया जा सकता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। या एक और लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे इस टैक्स के अंदर आपका जो इंसिडेंस है, एंड दूसरा क्या आप लोग लेके चलते हैं जो आपका इंपैक्ट रहने वाला है, इज ऑन डिफरेंट एंटिटी। आप लोग क्या कह सकते हैं, वो किसके ऊपर होता है, डिफरेंट एंटिटी के ऊपर हो सकता है। समझ में आया? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको समझना है, और यही आपका क्या रहने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी रहने वाली है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि सर ये आपका टैक्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, काफी एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें केवल ये पता होना चाहिए डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, किस बेहा पे इनकी जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो डन की जाती है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिला होगा और टाइप ऑफ टैक्सेस को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमें पढ़ना किसको है, मैंने स्टार लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने एग्जांपल ही आपको किसका दिया है, इनकम टैक्स का दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स को डिटेल में मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था, कहां पर, आपके सेमेस्टर 5 के अंदर, यानी ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मेजरली इनकम टैक्स ही इंक्लूड किया जाता है, जो हम लोग अपने प्रीवियस सेक्शन के सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बारी किसकी है, अब बारी आपके इनडायरेक्ट टैक्स की है। और इनडायरेक्ट के अंदर भी हम लोग कस्टम्स लॉ को भी पढ़ेंगे, और आगे जाकर के हम लोग आपके जीएसटी को भी पढ़ने वाले हैं। समझ में, ज्यादा पोर्शन जीएसटी का रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है, सर इस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इसकी फीचर्स बताइए। फीचर्स के अंदर आप, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है ना, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग टैक्सेस की बात करते हैं या टैक्सेस की बात करते हैं, व्हाट एवर यू कैन से, टैक्सेस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक टैक्स होता है आपका प्रोग्रेसिव, यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर ये आपका प्रोग्रेसिव होता है। एक होता है आपका रिग्रेसिव। दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जैसे इनकम टैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, इनकम टैक्स जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, वैसे वैसे टैक्स का जो परसेंटेज है जो आपको टैक्स पे करना है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो आपका जो टैक्स है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसे में जो पुअर लोग हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। मान लीजिए मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है जिसके ऊपर टैक्स देना है, और एक आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा तो ज्यादा टैक्स देगा, कम पैसा कमाएगा तो कम टैक्स देगा। तो इस तरीके के टैक्सेस को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। यहां पर आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर आप लोग आईटी इनकम टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जो आपका इनकम टैक्स है वो किसका एग्जांपल है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इसको आपको समझना है, ठीक है। अगर आप लोग रिग्रेसिव की बात करते हैं तो रिग्रेसिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पुअर जो पीपल है वो भी अफेक्टेड होते हैं। यानी कि पुअर लोग प्लस में जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो तो अफेक्ट होते ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज रहने वाला है। और याद रखिएगा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपकी होने वाली है। समझ में आया? रिग्रेसिव का मतलब सबके लिए सेम है, सबके लिए क्या है, सेम है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर आइटम है, लेट अस से मैं कोई आइटम लेके चलता हूं, उस आइटम का नाम मैंने क्या मान लिया है, एक्स है, क्लियर है। अब इस एक्स के ऊपर मान लीजिए मेरे को, अगर मैं इसको परचेज करता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इसको परचेज करता हूं तो मेरे को 10% टैक्स देना है, ठीक है, मेरे को क्या देना है, 10% टैक्स देना है। तो अब इसको खरीदने वाले दो लोग हो सकते हैं, एक तो मिलेनियर, एक आपका जो बीपीएल कैटेगरी का बंदा है। यानी कि इसको अगर आप लोग परचेज करते, दो लोगों ने परचेज किया, एक आपका मल्टी मिलेनियर है, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका मल्टी मिलेनियर है, और एक आपका बिल्कुल ही बीपीएल कैटेगरी का आदमी है। तो माय डियर फ्रेंड, चाहे ये आपका मिलेनियर व्यक्ति इसको खरीदे, चाहे आपका बिल्कुल बीपीएल कैटेगरी का व्यक्ति इसको खरीदे, दोनों केसेस में दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरीके के टैक्सेस को आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, रिग्रेसिव नेचर के अंदर रखते हैं। समझ में आया? तो काफी अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं। प्रोग्रेसिव के अंदर
अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में पुअर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जहां पर एक समान टैक्स आपको देना पड़ता है, चाहे आप लोग गरीब हो चाहे अमीर हो, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट एवर द सिचुएशन, उस केस में आपका जो टैक्स का नेचर है वो कैसा हो जाता है, रिग्रेसिव हो जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट बातें बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब समझिएगा मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं फीचर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? फीचर्स की। सर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स की बात कीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो अपने आप में रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। ये काफी अहम बात रहेगी, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को अभी अभी समझा दिया, तो मैं क्या कहूंगा, इसी को मैं कह देता हूं। अगर आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका नेचर कैसा रहता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका रिग्रेसिव होता है। समझ में? अभी अभी इसके मीनिंग को समझा है, रिग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा है, इसके बर्डन को हम लोग क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके बर्डन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है जिसको आपको याद रखना है। फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको इंटरमीडिएटर कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर कलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अपने आप में डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे जाना है और आपको फिल कर देना है, यानी कि आपको क्या कर देना है, टैक्स पे कर देना है। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटर नहीं है। लेकिन अगर आप एक सामान खरीदते, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, एक कंज्यूमर होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी पूरी चेन चलती है ना रिटेल के अंदर, आप लोग क्या कहेंगे, एक आपका मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है? कोई भी आइटम क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से कहां पे जाता है, होलसेलर के पास जाता है। ठीक है ना? होलसेलर से कहां पे जाता है, वो रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से माय डियर फ्रेंड्स वो कहां पे जाता है, कस्टमर के पास जाता है। तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लेवल्स हो गए हैं। अब होगा क्या, मैन्युफैक्चरर से जो टैक्स का बर्डन होलसेलर के ऊपर, होलसेलर से रिटेलर के ऊपर, और रिटेलर से कस्टमर के ऊपर। अब कस्टमर से जो टैक्स लेगा वो कौन कलेक्ट करेगा, रिटेलर कलेक्ट करेगा। अब रिटेलर से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, होलसेलर कलेक्ट करेगा। और होलसेलर से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर टैक्स कलेक्ट करेगा। और फिर ये आपका टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, पे किया जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे हुआ क्या है, अगर आपने देखा हो तो ये हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी इंटरमीडिएटर थे ये सब लोगों ने क्या किया है, टैक्स कलेक्ट किया है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कलेक्शन इज डन फ्रॉम द इंटरमीडिएटर। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्शन होता है वो कौन करते हैं, ठीक है ना? यानी आप लोग क्या कहेंगे, कलेक्शन इज फ्रॉम, क्या कहेंगे आप लोग, इंटरमीडिएटर। ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपके इंटरमीडिएटर हैं, वो क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। समझ में आई कि नहीं यही बात? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, जो आपका एमआरपी होता है, एमआरपी का मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उसके अंदर इसको इंक्लूड करके चलते हैं, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं इसको इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडेड इन एमआरपी, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, प्राइस। ठीक है ना? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वहां पर अमूमन जो उसका एमआरपी होता है उसके अंदर हम लोग क्या करके चलते हैं, एमआरपी के अंदर टैक्स को इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है ना एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, लिखा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी आपके एमआरपी के अंदर क्या होता है, इंक्लूड करके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका जो टैक्स है ना, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी कवरेज है वाइड होती है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो कवरेज है वो कैसा होता है, वाइड होता है। क्योंकि जब जब भी कोई भी चीजें बिकेंगी, कोई भी सामान बिकेगा, कोई भी आइटम सेल होगा, उस केस में उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो ऑटोमेटिकली जो इसकी कवरेज है वो क्या होती है, वाइड होती चली जाती है। ठीक है? और ये एक ऐसा टैक्स है जो आपका कन्वीनियंट होता है फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, कन्वीनियंट फॉर गवर्नमेंट। आप लोग क्या कहेंगे, ये किसके लिए कन्वीनियंट होता है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो सरकार है, उसके लिए क्या होता है, ये आपका कन्वीनियंट होता है। ऐसे करके आप लोग 5-7 पॉइंट अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए। अच्छा, एक होता है आपका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। ठीक है? आप लोग क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या होता है, आपका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि चीजों की कीमत बढ़ेगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी ना वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो इन्फ्लेशन बढ़ता है इसकी वजह से। तो आप लोग ये कुछ बेसिक पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं
कुछ गुणधर्म बताइए। किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्ट टैक्स की। हमारा एजेंडा आज की वीडियो के अंदर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स को समझना है। कुछ कुछ बेसिक बातें मैंने कोशिश की है कि हम लोग इसको समझ पाए, मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर पाऊं कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें यहाँ पे आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को। क्लियर? तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे ना तो आपको काफी हद तक मदद मिलने वाली है। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको अच्छे से आपके जहन में बैठ गई होंगी। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब एजेंडा आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर। अगर आप सभी को पता हो तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स होते हैं और कुछ आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप सभी को पता होगा, क्योंकि मेरा जो एसएसटी है, मेरा जो एसएसटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो यहाँ पे जरूरी होती हैं टैक्स के अंदर, वो मेरे को पता है। ठीक है ना? तो अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स के अंदर आप लोग क्या कहते हैं? 448 आपके आर्टिकल्स हैं। ये आपको याद रखना है। आपके कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल है। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे? सर हमारे पास कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं और कुछ अनुच्छेद है, शेड्यूल्स हैं। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? सॉरी, आपका अनुच्छेद तो आर्टिकल्स होते हैं, करीब करीब 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कहेंगे? सर आपके पास कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स के टर्म में और आपके शेड्यूल्स की टर्म में चीजें चलती हैं। इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस करना है। अरे देखना भाई, एक बार रिलैक्स तो नहीं कर रहा है? समझ में आई इतनी बातें? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो आपको यहां से समझ में आएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं और आपके 12 शेड्यूल्स आपके पास रहेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी कहां से शुरू हुई? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, रिपब्लिक कंट्री है और अगर आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, फेडरल कंट्री की बात करते हैं, तो ये जो गवर्न होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है ऐसी कंट्रीज में। इंडिया के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे परे कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। किससे रिलेटेड? टैक्स से रिलेटेड। तो उन प्रोविजंस को हमें अंडरस्टैंड करना है। हालांकि सारे प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमें जीएसटी से पहले का जो एज है, जो क्राइटेरिया है, वहां तक अंडरस्टैंड करना। जीएसटी वाले प्रोविजन हम लोग जीएसटी वाले सेकंड चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें प्रोविजंस पढ़ना है। किससे जुड़े हुए? कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए। तो दो प्रोविजन है जिनको आपको समझना पड़ेगा, दो आर्टिकल है जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहला आर्टिकल आई थिंक आपका 246 आएगा, फिर अगर आप लोग देखेंगे 246 ए भी आता है, जो आपका 101वां अमेंडमेंट है, जिसके थ्रू आपका 2016 के अंदर सब या फिर 2017 के अंदर आप लोग देखेंगे 1 जुलाई के अंदर आपका जो जीएसटी है वो लागू किया गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट है 265वां आर्टिकल। ये 3 आर्टिकल है जो यहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने, यानी कि कितने आर्टिकल बन गए आपके? 3 आर्टिकल बन गए जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265, 246, 245 भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे 244 को लेकर के कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 है वो क्या कहता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 की बात करते हैं, देखिए किसकी बात करें? 245 की, तो ये क्या बताता है? ये बताता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब एक भौगोलिक सीमा क्या है। एक्सटेंट की बात हो रही है। किसके एक्सटेंट की बात हो रही है? लॉ के अंदर किसकी बात? जो पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है? तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, एक स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। ठीक है? तो जो पार्लियामेंट हो गया उसकी हद को एक्सप्लेन किया गया है, एक आपका स्टेट लेजिस्लेटर हो गया उसकी हद को एक्सप्लेन किया गया है। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के अंदर बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 245 डील करता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसकी एग्जैक्टली टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, उस लॉ की टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, यानी कि जो भौगोलिक सीमा क्षेत्र क्या है, कहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, नहीं होगा, किस एरिया के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, किस एरिया के लिए वो लॉ बना सकता है। और अगर आप लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इसके पावर कौन सी, इसके पास कौन सी पावर है, ये किसके लिए लॉ क्रिएट कर सकता है? टैक्स से जुड़े हुए। ठीक है ना? तो यानी कि जो अगर 245 की बात करते हैं तो यहां पे आप लोग बताते हैं किसके साथ डील करते हैं? टेरिटोरियल
टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है, बेसिक बात है। अब देखिए की पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ। की पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट किसी पूरे हिस्से के लिए, यानी कि होल की बात हो रही है या किसी एक पार्ट की बात हो रही है, ऑफ द टेरिटोरियल ऑफ द इंडिया, इंडिया के किसी भी टेरिटरी के लिए आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और न केवल टेरिटरी के लिए, आउटसाइड द इंडिया भी ये लॉ बना सकता है। जैसे कोई इंडियन कंपनी आउटसाइड द इंडिया है या कोई जो इंडिया का व्यक्ति है, जो इंडियन सिटीजन है, वो आउटसाइड द इंडिया है, तो उस केस में भी इसके लॉ बनाई जाती है। यानी कि पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ये लॉ बना सकती है। वहीं अगर आप लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसके पास केवल इतनी ही पावर दी गई है आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। और पूरे इंडिया के लिए, इंडिया में हिंदुस्तान के किसी भी जगह के लिए टेरिटोरियल जो बाउंड्री सेट की गई है वो पार्लियामेंट के लिए ऑल ओवर द इंडिया है। और ना केवल इंडिया बल्कि हम लोग बाहर की भी बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी इनवैलिड, किसी भी लॉ को इनवैलिड करार हम लोग नहीं दे सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज ए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के ग्राउंड पे हम लोग पार्लियामेंट के द्वारा गए किसी भी बनाए गए लॉ को इनवैलिड करार नहीं दे सकते। समझ में आया? तो कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और आपको ये देखना है कि जो आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें एक किस चीज के बारे में डील करना सिखाता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ को बताता है। यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हुई है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हुई है, इसको आपको समझना है। इससे आगे अगर आप लोग चलते हैं 246 की बात करते हैं, आर्टिकल 246, और आर्टिकल 246 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहली लिस्ट आपकी है यूनियन लिस्ट, यानी कि ये पहली लिस्ट है। दूसरी लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना, यानी कि आपका कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका स्टेट भी, जो स्टेट है या पार्लियामेंट है, वो आपका इन्वॉल्व हो सकता है और आपका स्टेट लेजिस्लेटर भी इन्वॉल्व हो सकता है, दोनों का इंटरफेयर हो सकता है। अगर आप यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, पहली लिस्ट की, तो यहां पर पार्लियामेंट के पास ही केवल और केवल एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। जैसे डिफेंस की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। फॉरेन अफेयर्स की पावर पार्लियामेंट के पास है। इनकम टैक्स की पावर पार्लियामेंट के पास है। और आपका कस्टम लॉ से जुड़े हुए तमाम जो पावर का एक्सक्लूसिवनेस किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे जो 246 है वो क्या बताता है, आपकी मैटर्स ऑफ लॉ को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर को एक्सप्लेन करता है। जहां पर 3 लिस्ट है जिनको आपको समझना है। दूसरी लिस्ट क्या है, लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, लैंड एंड रेवेन्यू हो गया, एक्साइज ऑन एल्कोहल हो गया, तमाम चीजें स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आती है। ठीक है, अगर आप लोग कंकरेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ हो गया, एजुकेशन लॉ हो गया। यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर है लॉ बनाने की, वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। अगर आप लोग बात करते हैं स्टेट लिस्ट की या सेकंड लिस्ट की, तो यहाँ पे जो पावर है स्टेट लेजिस्लेटर के पास होती है। और अगर आप कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटर और जो आपका पार्लियामेंट है, दोनों के पास पावर होती है, वो लॉ बना सकता है। एक आपको जरूर याद रखना है, हायरार्ची ऑफ द पावर की अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी कौन सी हायरार्ची के अंदर आपकी कौन सी लिस्ट आएगी, यूनियन लिस्ट आएगी। ठीक है, यूनियन लिस्ट के पास ज्यादा पावर होती है, यानी यूनियन लिस्ट के बाद आपका जो आपका क्या बोलते हैं आप इसको, कोकरेंट लिस्ट होगी है, और उसके बाद स्टेट लिस्ट होगी है। ठीक है, इसको आपको समझना है, लिखी हुई है यहाँ पे, यूनियन लिस्ट हो गया, कोकरेंट लिस्ट हो गया, और आपका कॉन्करेंट, और आपका क्या हो जाएगा, स्टेट लिस्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत बेसिक बातें हैं। अच्छा, इसमें कमांडमेंट हुआ, याद रखिएगा 246 के अंदर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां, यानी कि 5th नहीं है, ST, यानी कि 101वां अमेंडमेंट हुआ था। इसको आपको याद रखना है, आगे मैं इसको डिटेल में जाकर के डिस्कस भी करूंगा। 101वां अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, GST को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में, अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। समझ में आई मेरी बातें, मैंने क्या कुछ बताया है। यहाँ पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किसको लेकर के मिला है, आर्टिकल 246 को लेकर के मिला है, 245 को लेकर के मिला है। एक आर्टिकल यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मैंने बताया था ना अभी अभी आपको, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265
बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। ये बताता है केवल लो अथॉरिटी के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट कर सकती है, यानी कि केवल और केवल लो अथॉरिटीज है जिनके पास पावर होती है। बाकी कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर लो नहीं बना सकता है, ना ही उसको कलेक्ट कर सकता है। किससे रिलेटेड? टैक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। जो टैक्स से रिलेटेड जो पावर है, टैक्स से रिलेटेड जो लो है, वो कौन लेवी कर सकता है, यानी आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे जो आपका टैक्स लेव्ड की बात हो रही है, ठीक है ना, आप लोग टैक्स लेवी की बात करेंगे या आप लोग किसकी बात करेंगे? कलेक्शन की बात करेंगे। तो दोनों चीजों का जो आपका पावर किसके पास गया हुआ है, आप लोग क्या कह सकते हैं बेसिकली, यानी कि लो अथॉरिटी के पास गया हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है। आप लोग क्या कहते हैं इसको? लो अथॉरिटी। क्लियर है? इसको आपको समझना, बेसिक बातें हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी, चीजें आपके जहन में रही होंगी। काफी डिटेल में जाकर के हमने एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि जब भी बात जीएसटी की आएगी, जब भी बात कस्टम लॉ की आएगी, सेमेस्टर 6 के सिलेबस की आएगी, तो ये बुनियादी बातें आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लैरिटी आपको मिला होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था, अच्छे से आप इसको रेडी कीजिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग इससे आगे शुरू करेंगे, दैट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट। आप लोग बोलते हो, कैस्केडिंग इफेक्ट को डिटेल में समझेंगे। फिर आपका वेट आएगा, वेरिएंट ऑफ द वेट आएगा, और कुछ हम लोग यहाँ पे ड्रॉबैक्स को समझेंगे, या मैं कहूंगा डिफेक्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद आपका जीएसटी शुरू हो जाएगा। तो यानी कि एक लेक्चर और लगेगा मेरे को पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूं पहला चैप्टर का पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।